हेलो। कैसे हो आप सब? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब ठीक होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे। मैंने अभी तक मेधावी एग्जाम सीरीज की प्रैक्टिस पेपर 9 डाल चुकी हूँ, मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अलावा भी एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी अपलोड हो चुके हैं। तो जो भी न्यू बच्चे हैं, जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभी अभी वीडियो देखनी शुरू कर रहे हैं, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियोस भी जरूर चेकआउट करना और उनको भी देखना। और अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, जो वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने मेधावी एग्जाम को क्लियर करने की ठान ली है जिन्होंने। तो चलिए, आज का हमारा एक पेपर नहीं होने वाला है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके मैथ्स के और एसएसटी से। मैंने दो सब्जेक्ट से लिए हैं, ऐसे ही अब दो दो सब्जेक्ट से रोज लूंगी मैं। तो दो सब्जेक्ट्स के टोटल 50 क्वेश्चंस है जो आज इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो, और पूरी देखना, वीडियो एंड तक देखना। होमवर्क का भी क्वेश्चन है, वो भी, उसका भी जवाब देना है। और कुछ भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को शेयर करना जितना उसके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बच्चों को भी बताना कि ऐसे ऐसे एक चैनल है द टेक स्कूलिंग करके, और वो बहुत अच्छा है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये एनुअल एग्जाम में भी इसका सिलेबस आने वाला है इसी में से ही, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारी वीडियो नंबर 10 होने वाली है, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी उसी की वीडियो नंबर 10। मतलब मैं आज कोई प्रैक्टिस पेपर नहीं डाल रही हूँ आपके लिए। हैं 50 ही क्वेश्चंस, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के नहीं है, सिर्फ दो सब्जेक्ट से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको मैं इस तरीके से कहना चाहूंगी कि हाईली रिकमेंड कर रही हूं मैं इन क्वेश्चंस को, कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो इन्हीं में से ही वो क्वेश्चंस होंगे, इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं होगा। इसीलिए मैंने आज की वीडियो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके मैं बना रही हूँ, और पहले ही इसलिए बता चुकी हूँ कि इसमें सिर्फ दो पार्ट रहेंगे, आपका एसएसटी का और मैथमेटिक्स का। टोटल होने वाले हैं 50 क्वेश्चंस, और आज की वीडियो में भी एक लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो जो बच्चा अच्छा जवाब देगा उसके लिए प्रेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो नंबर 10। पहले हम एसएसटी का पार्ट करेंगे, इसमें मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड, सोशल स्टडीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। देन उसके बाद हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा, डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। वो कौन सी महिला थी जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, या उसको हासिल किया था, उसको पार लगाया था। तो वो कौन सी लेडी थी, वो कौन सी वुमेन थी, बताइए जरा। उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम था बछेंद्री पाल। क्या नाम था? बछेंद्री पाल। ये वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक ये गई थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस इट अपीयर्स। अगर हम पृथ्वी को देखने जाएं, कहाँ से? आउटर स्पेस से, मतलब आसमानों के ऊपर से, जो हमारा स्पेस होता है, जो हमारा यूनिवर्स होता है, वहां से अगर हम पृथ्वी को देखने लगे तो बताओ वो कैसी दिखाई देगी। तो बताओ वो किस तरीके की आपको दिखाई देगी कि आप पहचान जाओगे अपने 8 प्लैनेट्स में से कि ये हमारी पृथ्वी है। बताइए जरा। देखो, एक हिंट दे देती हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए, कि पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा चीज है वही पृथ्वी, उसी तरीके की पृथ्वी हमें स्पेस से दिखाई देगी। तो हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या है बेटा? पानी। कितना परसेंट है? टोटल 97% हमारी पृथ्वी पे क्या है? पानी है। और पानी का रंग कैसा होता है? वैसे तो मतलब वाइट होता है, बट हम उसको ब्लू कलर से शो करते हैं। तो अगर हम स्पेस से देखेंगे अपनी पृथ्वी को तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? ब्लू। कैसी दिखाई देगी? ब्लू, नीली दिखाई देगी। इट अपीयर्स ब्लू, लाइक ए ब्लू बॉल। ठीक है, आया समझ में यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3।
देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द डैश कॉन्टिनेंट। बताओ इस कंट्री, ये जो कॉन्टिनेंट है इसमें सिर्फ 2 कंट्री हैं, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? बताइए, जिस कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज आती हैं, इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? पहले मुझे ये बताओ हमारे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है बेटा? हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने हैं? 7। एक हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए भी, ये कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। जब जिस कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 कंट्री होंगी तो मतलब सबसे छोटा होगा। ये कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, तो बताओ इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? क्या नाम है इस कॉन्टिनेंट का? इस कॉन्टिनेंट का नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सिर्फ 2 कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसका नाम क्या है? बताइए। जिस डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेतीला मैदान है। बताओ ये कौन सा है, इसका नाम क्या है? तो क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है सहारा डेजर्ट। क्या नाम है? सहारा डेजर्ट, सहारा। और हमारे इंडिया का रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? हमारी इंडिया का कौन सा है? थार डेजर्ट। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सहारा डेजर्ट। आया समझ में? चलिए, इसलिए कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अब देखो यहाँ वर्ल्ड था तो हमें पता चल गया कि थार नहीं आएगा, दूसरा आएगा। और अगर इंडिया होता तो कौन सा आता? थार आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if we climb up a mountain we experience a deficiency of dash at high altitudes। हिंदी में बताती हूँ बेटा, अगर हम माउंटेन्स पर चढ़ना शुरू करें तो हमें क्या एक्सपीरियंस होता है? कुछ कमी महसूस होती है। कब? जब हम सबसे ऊपर चले जाते हैं, मतलब जितना हम ऊपर चलते जाते हैं माउंटेन्स पर, हमें एक एक्सपीरियंस होता है किस चीज़ का? एक कमी का। वो कमी क्या खलती है हमें जितना हम ऊपर चलते जाते हैं माउंटेन्स पर? देखो माउंटेन्स, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे माउंटेन्स पर, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगा? आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। और सांस कब फूलना शुरू करती है बेटा? जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब हमें अच्छी वायु नहीं मिलती, हमारी गैस ऑक्सीजन नहीं मिलती है हमें, तो तब हमारी सांसें क्या हो जाती है? फूलना शुरू हो जाती है, हम हांफना शुरू कर देते हैं। हम मतलब ऐसे लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हम उसको चाहते हैं कि हमें उतनी नहीं मिल पा रही जितना कि हमें ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी होती है, जितना कि हमें रेस्पिरेशन के लिए वो चीज़ चाहिए होती है। इसीलिए हम हांफना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है जब हम माउंटेन्स पर चढ़ना शुरू करते हैं और जितना ज़्यादा ऊपर जाते रहते हैं उतना ज़्यादा हमें इस चीज़ की कमी महसूस होती है, मतलब हमें ऑक्सीजन लेने में परेशानी आती है। तो ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एक टाइम खाना खाए बिना रह सकते हो, पानी पिए बिना रह सकते हो, बट आप ऑक्सीजन के बिना एक मिनी सेकंड भी नहीं रह सकते। जैसे ही आप ऑक्सीजन लेना बंद करोगे आप वही क्या हो जाओगे? डेड हो जाओगे। तो जीने के लिए हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पृथ्वी पर आते ही हमें मिलनी शुरू हो जाती है या हम लेना शुरू कर देते हैं, अपनी मदर के पेट से बाहर आते ही हम रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हम अपनी मदर के पेट में भी, वॉर्म में भी रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं। तो जब भी हम जन्म की शुरुआत हो जाती है हम तभी से ही ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए बार बार बोला जाता है अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को ख़राब मत करो, जितना हो सके इसको बचाओ और पेड़ लगाओ, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी पाए। ठीक है, तो क्या चीज़ है जिसकी हम कमी महसूस करते हैं जब हम माउंटेन्स पर क्लाइंब करते हैं? वो क्या है?
ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये ओशियन सबसे बिजी रहने वाला ओशियन है विश्व का। ये एक ऐसा ओशियन है जहां पर जहाज़ों की आवाजाही, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सामानों का या किसी भी चीज़ का, यहाँ से रिसोर्सेज निकालने का इतना ज़्यादा काम होता है कि इस ओशियन को, इस सागर को सबसे बिजिएस्ट मतलब भीड़ भाड़ वाला ओशियन कहा जाता है। तो ये कौन सा ओशियन है, क्या नाम है इस ओशियन का? ये क्वेश्चन हम पहले की वीडियोस में भी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आंसर दे दोगे आप सब। ये हमारा कौन सा ओशियन बेटा? ये है हमारा अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को हम बिजिएस्ट ओशियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द नेशनल ट्री ऑफ अवर कंट्री। हमें बताना है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। अगर राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो हम किसका नाम लिखेंगे कि वो हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय पेड़ है? तो बताइए क्या नाम है? हिंट दे देती हूँ, वो ट्री एज ए लिव लॉन्ग माना जाता है, मतलब सालों से चलने वाला और शायद हमारे बाद भी रहने वाला वो ट्री माना जाता है। इसीलिए हमने उसको नेशनल ट्री घोषित किया है, हमारी कंट्री ने उसको नेशनल ट्री की उपाधि दी है। और ये वो ट्री है जो सालों साल तक पहले भी था, हमारे साधु संत इस पे बैठ के तपस्या करते थे। तो ये कौन सा ट्री है बेटा आपका? ये है आपका बरगद का पेड़, मतलब बनियन ट्री। कौन सा? बनियन ट्री। बनियन ट्री, बरगद का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेम द सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे खारा सागर, सबसे खारा समुद्र कौन सा है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, तो इसीलिए देख लो ये कितने इंपॉर्टेंट है बेटा कि बार बार मैं इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप इनको बिल्कुल फिक्स कर लो और पेपर में ये क्वेश्चंस आए तो आपसे बिल्कुल छूटे ना, आप ये नंबर पक्के कर लो। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियोस जितने बच्चे देखते हैं, जितने भी बच्चे, चाहे उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है चाहे नहीं किया, चाहे वो वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, मैं चाहती हूँ उन सब को स्कॉलरशिप मिले, उन सब का नाम मेधावी एग्जाम में आए, या जिनका मेधावी का पेपर नहीं भी है वो एनुअल पेपर में बहुत अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर करें और अपनी क्लास में फर्स्ट आए, सेकंड आए। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिट रहे, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा सुनने से हमारे दिमाग में स्टोर होती है या लिखने से स्टोर होती है वो और किसी चीज़ से नहीं होती। इसीलिए मैं आपको रोज़ के रोज़ वीडियोस दे रही हूँ। 1-2 दिन बीच में छूट जाता है ताकि आपको थोड़ा ब्रेक मिले, आप पुरानी वीडियोस को रिपीट करो, उनकी रिवीजन करो ताकि वो याद भी रहे, क्योंकि रिवीजन का टाइम भी हमें देना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ कभी भी स्किप मत किया करो वीडियो को, एक तो पूरा देखा करो एंड तक और रोज़ देखा करो। चाहे मैं वीडियो रोज़ डालूँ ना डालूँ, आप रिपीट में देखा करो उनको, ताकि आपको वो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड का सबसे सॉल्टिएस्ट सी कौन सा है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है डेड सी। क्या नाम है? डेड सी। तो ये हमारे विश्व का सबसे सॉल्टिएस्ट सी है, समुद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेम द कॉन्टिनेंट ऑन विच द प्रायरी ग्रासलैंड्स आर फाउंड। अब यहाँ पे हम ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं, ऐसे मैदानों की बात कर रहे हैं जो घास के मैदान कहलाते हैं, और वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। चाहे वो अमेरिका का कॉन्टिनेंट हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, आपका एशिया कॉन्टिनेंट, आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, तो हर कॉन्टिनेंट में वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो
देख लेते हैं। इसमें पूछा है उस ग्रासलैंड की बात कही है प्रायरी, जो प्रायरी नाम का ग्रासलैंड है, पूछा है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, उसका नाम बताओ। तो जो प्रायरी नाम का ग्रासलैंड है, जो प्रायरी नाम के घास के मैदान हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं बेटा? वो पाए जाते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तर अमेरिका में ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ये ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। When were the television programs first broadcast in India? बताइए, हमारे टीवी पर आने वाले प्रोग्राम, हमारे टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम सबसे पहले कब आना शुरू हुए थे इंडिया में? सबसे पहले उनका जो ब्रॉडकास्ट था, उनकी जो हम देखते थे कि टीवी पर ये चीज़ें आती हैं, सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया में वो कब आनी शुरू हुई थी? हमें ईयर बताना है कि किस साल से शुरुआत हुई थी, कि हम एज ए टीवी एक स्क्रीन मानते थे कि हाँ इसके अंदर हमें कोई ना कोई अपना चित्रकला के कुछ प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, या कोई भी आपके सीरियल देखने को मिलेंगे। जैसे पहले के उसमें आते थे ना, डीडी नेशनल पर बहुत सारी फिल्में आती थी, संडे को सुबह गाने आते थे, दिन में कोई भी आपका शो आता था। तो उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं कि सबसे पहले ये ब्रॉडकास्ट होना कब शुरू हुए थे इंडिया में। तो ये कब शुरू हुए थे बेटा? ये हुए थे आपके 1959 में। कब? 1959 में, इन 1959। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि टेलीविज़न पर सीरियल्स या प्रोग्रामों का जन्म कब हुआ था? 1959 में। कहाँ पे? इंडिया में। बाहर के देशों की बात नहीं हो रही है, इंडिया में। क्योंकि बाहर के देश क्या है, ज़्यादातर हमसे डेवलप्ड हैं और हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थोड़ा लेट करके आती है। इसीलिए इंडिया की पूछी है तो इंडिया में 1959 में। अगर फॉरेन कंट्रीज की पूछेंगे तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नेम एनी टू नेबरिंग कंट्रीज which are geographically located to the north of India। पूछा है कि हमारी उन दो कंट्रीज के नाम बताओ जो कि जोग्राफिकली, मतलब देखने में या फिर उनकी लोकेशन जो है, जो लोकेशन में हमारी इंडिया के नॉर्थ में है, हमारी इंडिया के उत्तर दिशा में ऐसी दो कंट्रीज के नाम बताओ जो कि वहाँ पे सेटल डाउन है हमारी इंडिया के नॉर्थ में, दक्षिण में। जोग्राफिकली होता है मतलब कि एक्चुअल में अगर कंपास की हेल्प से देखें तो वो किस डायरेक्शन में पड़ेंगी? नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो ऐसी देखो, मैंने पहले भी समझाया आपको कि आपको अपनी नेबरिंग कंट्रीज का पता होना चाहिए, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ ही हैं हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, तो सबके आपको नाम पता होने चाहिए। जैसे कि एक है आपकी नेपाल, एक है आपकी चाइना, फिर है आपकी भूटान। ठीक है, चाइना हो गई, नेपाल हो गया, भूटान हो गई, 3 हो गई। फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स। तो ये कुछ 8 कंट्रीज हैं आपकी। सॉरी बेटा, ये कुछ 8 कंट्रीज हैं आपकी जिनके आपको नाम पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये किस किस डायरेक्शन में आपकी इनकी लोकेशन है, ताकि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली कर पाओ। जैसे देखो, नॉर्थ में आपकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आपकी नेपाल है, चाइना है, भूटान है। आपकी इसमें वेस्ट साइड में कौन सी है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। अच्छा, नीचे की तरफ चले जाओ तो श्रीलंका है आपकी साउथ में। आपकी ईस्ट में चले जाओ तो आपकी बांग्लादेश है। आपकी नीचे समुद्र में चले जाओ तो मालदीव्स है। तो इस तरीके से आपको अपनी कंट्रीज, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे छूटे ना।
ठीक है। यहाँ जैसे नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वेस्ट में कौन सी है, किसी में पूछ लेगा कि साउथ में कौन सी नेबरिंग कंट्री है, फिर कभी पूछ लेगा कि ईस्ट में कौन सी नेबरिंग कंट्री है, उनके नाम बताओ। अच्छा, कंट्रीज के नाम के साथ साथ इनकी कैपिटल्स क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज और होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ पे करेंसी कौन सी है, वहाँ पे उनकी कैपिटल कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जैसे कि हमें 2 नेबरिंग कंट्रीज बतानी थी, किस डायरेक्शन की, नॉर्थ डायरेक्शन की, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में पड़ती हैं, तो वो कौन सी हैं 2, नेपाल एंड भूटान। कौन सी हैं, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट। पूछा है कि वो कौन सी कंट्री है जिसको किस नाम से जाना जाता है, उसको पर्ल ऑफ द ईस्ट, मतलब ईस्ट का मोती, अपनी क्या डायरेक्शन है, पूर्व का मोती भी उसको बोला जाता है। तो वो कौन सी कंट्री है बेटा, और वो हमारी एक नेबरिंग कंट्री भी है। तो बताओ जल्दी से क्या नाम है उसका। वो है हमारी श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल, श्रीलंका की कैपिटल बताओ जल्दी से। तो श्रीलंका की कैपिटल है बेटा कोलंबो। क्या है, कोलंबो। तो जो पर्ल ऑफ द ईस्ट बोला जाता है वो किस कंट्री को बोला जाता है, श्रीलंका कंट्री को। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ अवर कंट्री। पूछा है कि हमारे देश का राष्ट्रीय फल, फ्रूट क्या है। बताओ क्या है हमारे देश का राष्ट्रीय फल। देखो, जहाँ तक बात करूँ नेशनल सिंबल्स की या नेशनल आपके सॉन्ग की, एंथम की, जो भी आपके सिंबल्स में आते हैं, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे आपका नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल ट्री क्या है, आपका और भी जो चीज़ें जो नेशन से जुड़ी हुई होती हैं, आपको उन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। आपके प्रेसिडेंट कौन है अभी रिसेंट में, आपके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, तो इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मेधावी में और एनुअल एग्जाम में या एनवीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। देखो अभी अभी में 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये पूछा पहले कि नेशनल ट्री क्या है, अब पूछ लिया नेशनल फ्रूट क्या है। तो देखो 2 क्वेश्चन तो यही आ गए। तो ये सोचो अगर आप ये छोटा सा टॉपिक कर लोगे तो आपके कितने मार्क्स आपने कमा लिए हैं, कि अगर पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे और आप इजीली कॉन्फिडेंट के साथ उसका आंसर वहां पे दे पाओगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ नेशनल फ्रूट पूछा है, और ये फ्रूट हिंट दे दूं गर्मियों में आता है। वैसे तो पूरा सीजन भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको कभी ऐसे ना मिले। हमेशा कोई वो चीज़ प्रेजेंट रहती ही रहती है, चाहे उसको आप स्टोर करके बाद में सेल आउट कर रहे हो, लेकिन आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो इसकी मेन पैदाइश जो मानी जाती है, जो इसका खाने का जो स्वाद माना जाता है, वो किस मौसम में माना जाता है, वो माना जाता है जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, जब आप गर्मियों में घर पे रहते हो और इसको बहुत एंजॉय करना पसंद करते हो। तो ये आपका समर में मिलता है आपको, और इसका नाम है मैंगो, जिसको आप फलों का राजा भी बोलते हो। तो मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है, जिसको हिंदी में हम फलों का राजा भी बोलते हैं। मतलब ये फलों में सबसे महान माना जाता है, इसीलिए हमने इसको नेशनल फ्रूट भी बनाया है। तो ये है हमारा आम, मैंगो। और मैंगो की भी कई वैरायटीज आपको मार्केट में देखने को मिलती है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को मैंगो खाना बहुत पसंद होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा है। आपको पसंद है, कमेंट में बताना जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज। पूछा है भारत के सबसे पहले नागरिक कौन है। अगर हम भारत की जनसंख्या को काउंट करने लग जाएं तो उसमें जो पहला नंबर होगा वो किसका होगा। ऐसे कहते हैं ना, पहले मैं पहले मैं पहले मैं, तो ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी पूरी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो बताओ सबसे पहले जिस इंसान को
इंडिया का सिटीजन माना जाता है वो कौन होते हैं, किनको इतनी ज़्यादा उपाधि या परमिशन दी हुई है कि हाँ वहीं से काउंटिंग शुरू होगी, वहीं से जनगणना शुरू होगी और उन्हीं को सबसे पहला इंसान हमारे इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, इंडिया का सबसे पहला पीपल उसको माना जाएगा। तो वो कौन है? वो है हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारे देश का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कि अगर बात करें, अगर ये पूछ लें कि बताओ आपके फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, तो वहां पे किसका नाम आएगा? हमारे प्रेसिडेंट का। मतलब अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूं तो हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो हमारी फर्स्ट सिटीजन भी कौन हुई? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो फर्स्ट सिटीजन कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये मैंने नाम लिख दिया, लेकिन अगर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें सिंपल, तो प्रेसिडेंट। जो भी हमारे देश के उस टाइम पे राष्ट्रपति होंगे उनको हम पहला नागरिक मानेंगे। किसका? हमारे भारत देश का, हमारी इंडिया का। ठीक है, आया यहां तक समझ में बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। द सिटी चूजन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज देयर फर्स्ट कैपिटल वॉज। जब हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी, हमें बंदी बनाया हुआ था या हमारे ऊपर हुक्म चला रही थी, उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार ने चूज करी थी अपनी कैपिटल बनाने के लिए कि यहाँ से हम सारे काम की देख रेख करेंगे, तो वो कौन सी जगह थी, वो कहाँ से उन्होंने काम की शुरुआत की थी, उस सिटी का नाम हमसे पूछा है। मतलब जब हम पे ब्रिटिश सरकार कब्जा करने आई थी, हम पे रूल करने आई थी, हमें हमारे ऊपर हुक्म चलाने आई थी, तो ऐसे ही नहीं, उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ हमारे देश को 100 ईयर्स के लिए अपने पास रखा, एज ए हमें बंदी बना के रखा और हमसे सारे काम करवाए। और उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, ये भी प्लान किया कि कहाँ से किसको हम केंद्र बना के वहाँ से काम किया करेंगे। तो वो सबसे पहली जो सिटी थी जहाँ से उन्होंने केंद्र बनाना शुरू किया वो थी हमारी कलकत्ता। उस टाइम पे कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, तो वो सिटी कौन सी थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चूज किया अपनी फर्स्ट कैपिटल के रूप में, अपनी पहली राजधानी के रूप में? वो थी कलकत्ता। इसके बाद बहुत सारी चेंज भी हुई, कभी उन्होंने सूरत को बनाया, कभी दिल्ली को बनाया, कभी अहमदाबाद को बनाया, मुंबई को बनाया, तो कई बार चेंज हुई, लेकिन जो सबसे पहली थी वो कौन सी थी? कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक इन मूविंग राउंड द सन वंस। बताओ हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उसको कितना टाइम लगता है? एक राउंड, एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको कितना टाइम लग जाता है? हिंट के लिए बता दूं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा जो आपके पूरे साल का कैलकुलेशन है, मतलब जो आपके पूरे साल के डेज हैं वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपका जो एक साल बनता है ना, वो ऐसे ही नहीं बनता, सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं लिख दिया है, या हमारे बड़ों ने नहीं बना दिया है, या हमारे साइंटिस्ट ने नहीं बना दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, तब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं वो हमें जाके मिले हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी स्पेस से देखने पर कैसी दिखाई देती है, हमारी पृथ्वी जब चक्कर लगाना शुरू करती है तो एक दिन में जो वो खुद का चक्कर लेती है, खुद जो घूमती रहती है, तो उससे क्या बनता है, जब वो सूर्य के चक्कर काटते हैं तो उससे क्या बनता है। तो ये सारी चीज बहुत कैलकुलेशन के बाद हमें पता चली है। तो जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो वो कितने दिनों में लगाती है? वो लगाती है आपके 365 डेज में। कितने डेज में? 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकेंड्स। मतलब लगभग उसको 365 दिन लग जाते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट लगती है और 46 सेकेंड लगती हैं। तब जाके हमारी पृथ्वी सूर्य का पूरा एक
राउंड कवर कर देती है। और जैसे जैसे ये राउंड लगते हैं तो ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड जो एक्स्ट्रा में बनी है, यही 4 साल में एक पूरा दिन बना देती है। और 4 साल में हमारा एक दिन बढ़ के क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है। इसीलिए वो लीप ईयर भी बनता है। और वो लीप ईयर फरवरी के मंथ में लिया जाता है। फरवरी का वो मंथ चलता है जिस टाइम पे पृथ्वी वो कंप्लीट कर रही होती है, उसको जोड़ा जाता है उस टाइम पे। इसीलिए 4 साल में जो फरवरी का जो मंथ है वो 29 डेज का हो जाता है, और नॉर्मल ईयर में वो रहता है 28 डेज का। तो जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसको पूरा एक साल लगता है 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। और जब पृथ्वी इसके साथ साथ अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उसमें हमारे कितने घंटे बनते हैं, हमारे 24 घंटे बनते हैं, जिनसे हमारा एक दिन बनता है, हमारे 24 आवर्स बनते हैं। इसीलिए हमारी क्लॉक 24 आवर्स की कहलाती है कि हाँ 24 घंटे पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है बेटा, ऐसे ही नहीं हमने कोई आंसर लिख दिया है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो कितने दिन लगते हैं हमारी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने के लिए सूर्य का? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। ठीक है, आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वट राइटिंग मटेरियल्स डू द एस्ट्रोनॉट्स यूज इन स्पेस? बताओ, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो उनको क्या चाहिए होता है वहाँ पे लिखने के लिए? मतलब अगर वहाँ पे उनको कुछ लिखना पड़े तो वो किस चीज़ का वहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि वो इजीली अपनी चीज़ों को, जो रिसर्च वो कर रहे हैं, जो वो प्लानिंग वहाँ पे कर रहे हैं, जो चीज़ें वो वहाँ पे देख रहे हैं, उन चीज़ों को जब वो लिखना शुरू करेंगे वहाँ पे तो उनको क्या चाहिए होगी जो वहाँ पे इजीली उससे आप लिख पाओगे? तो वो क्या चीज़ होती है बेटा? एक पेंसिल। क्या? एक पेंसिल। पेंसिल से वो इजीली वहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं, इजीली उनको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि वो पृथ्वी पर आके बता सकें कि यहाँ पर हमने ये रिसर्च की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ हमें मैच करना है। यहाँ पे देखो, आप एक साइड पे आपको कंट्रीज दिख रही हैं और दूसरी साइड पे आपको इनकी कैपिटल्स दिखाई दे रही होंगी। तो हमें जस्ट मैच करते जाना है कि किस कैपिटल की कौन सी कंट्री है या किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वो कर लेते हैं जो अभी हमने इस पेपर में थोड़ी रिवाइज की थी। ठीक है, तो देखो हमने श्रीलंका की देखी थी। श्रीलंका की कैपिटल क्या है बेटा? श्रीलंका की कैपिटल हमने बताई थी कोलंबो है। तो चलिए पहले उसको मैच कर देते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। ठीक है, उसके बाद नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है। वैसे तो ये सारी ही नेबरिंग कंट्री है, बट नेपाल थोड़ा नज़दीक है हमसे बिल्कुल। नेपाल में ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो इंडियन भी पाई जाती है बेटा। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है बताओ जल्दी से? नेपाल की जो कैपिटल है वो है आपकी काठमांडू। ठीक है, फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की भी इजी रहेगी आपके लिए। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो कौन सी है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। ठीक है, फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की है आपकी ढाका। कौन सी है? ढाका। देन बात करें हम, क्या कौन सी बच गई? मालदीव्स बच गई और भूटान बच गई। तो मालदीव की बताओ जल्दी से, मालदीव की कौन सी होगी? मालदीव की बाद में करेंगे, चलो भूटान की बताओ। तो भूटान की कौन सी होगी कैपिटल? भूटान की आपकी होगी थिम्फू। कौन सी? थिम्फू। अब जो लास्ट बच गई वो किसकी बच गई? आपकी मालदीव्स की। तो मालदीव्स की मेल। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन चीजें देख के इनको याद करने की कोशिश करना, इसी तरीके से याद होंगी। तो आज के पेपर में देखो मैंने सारे स्टेट उसकी कंट्रीज की कैपिटल भी आपको बता दी है ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको क्योंकि ये क्वेश्चन में जरूर पूछी जाती है बेटा। यहाँ तो मैंने पूरा मैच करवा दिया, लेकिन वहां पे सिंपल एक क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताओ पाकिस्तान की
वो कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19। पुट अ टिक, ब्रैकेट में राइट दिया हुआ है, टू अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड ए क्रॉस, काटा मारा हुआ है, टू एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोला है कि उस स्टेटमेंट को टिक करना जो कि ठीक है और उस स्टेटमेंट को रॉन्ग करना जो कि गलत है। ये आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट है, द फर्स्ट एनिमल विच वॉज सेंट इन टू द स्पेस वॉज ए डॉग। स्पेस में जाने वाला सबसे पहला एनिमल, सबसे पहला जानवर क्या डॉग था? क्या एक डॉग था? यस और नो? क्या आपने ये बात सुनी है कहीं पे कि जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाने वाला जो पहला जानवर था वो क्या एक डॉग था, एक कुत्ता था? यस और नो? इज इट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे स्पेस में जाने वाला सबसे पहला जानवर जो था वो क्या था? एक डॉग था। तो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्या इंडिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? क्या इंडिया, भारत देश, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है? जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, क्या हम भारतवासी उस कॉन्टिनेंट के हिस्सेदार हैं? यस और नो? इंडिया एक कैसी कंट्री बोली जाती है? इंडिया एक एशियन कंट्री बोली जाती है। क्या बोली जाती है? एक एशियन कंट्री। तो इंडिया हमारी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ना कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? रॉन्ग हुई। अगर यहाँ पे होता इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट देन इट इज बी करेक्ट, लेकिन अब ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग, गलत। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 1B इनटू ऑर्बिट राउंड द अर्थ। इंडिया ने जो सबसे पहली सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे आप आजकल फोनों पे बात करते हो ना इजीली, या वीडियो कॉल करते हो किसी को, या किसी को फैक्स भेजते हो, किसी को ईमेल भेजते हो, या आप कुछ भी जो आप इंटरनेट से जो या वैसे जो आप कम्युनिकेशन करते हो, उसके लिए ना बेटा एक सैटेलाइट्स होती हैं जो कि आपके स्पेस में भेजी जाती हैं, जो कि आपके पृथ्वी के आसपास रहती हैं और हमें इजी कनेक्टेड फील करवाती है एक दूसरे से, चाहे हम कितना भी दूर क्यों ना हो। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है, क्या इंडिया ने सबसे पहली कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट लॉन्च की थी, कहाँ पर? हमारे स्पेस में। क्या उसका नाम इनसैट 1B था, जो कि हमारे अर्थ के जो ऑर्बिट, जो वो है चक्कर है, उस पे लॉन्च की गई थी? इज इट करेक्ट और नॉट? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या यही वो फर्स्ट सैटेलाइट थी जो हमारे साइंटिस्ट ने ऑर्बिट में भेजी थी हमारी पृथ्वी के राउंड लगाने के साथ साथ? यस और नो? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये पहली वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये समझ में आया ना? जैसे इसमें पूछा था कि इंडिया ने जो लॉन्च की थी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्या वो फर्स्ट सैटेलाइट इनसैट 1B थी? बस हमें इसका आंसर देना था। तो ये स्टेटमेंट क्या थी? रॉन्ग थी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 4th, द ग्रासलैंड्स कवर नियर बाय 2/3 ऑफ द अर्थ स्पेस। क्या पृथ्वी के 2/3 हिस्से को ग्रासलैंड्स ने घेर लिया है, मतलब घास के मैदानों ने घेर लिया है? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इज इट करेक्ट? क्या हमारी पृथ्वी पर जो 2/3 हिस्सा है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया है या घास के मैदान है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम अपनी पृथ्वी में देखें तो जो 2/3 हिस्सा, मतलब हमारी पृथ्वी का 2 हिस्से क्या है? पूरे के पूरे फॉरेस्ट, घास के मैदान है या फिर जंगल है। ठीक है, हम सिर्फ एक हिस्से पर ही रह रहे हैं हमारी पृथ्वी के। 2/3 हिस्सा तो ऐसा ही है जिसको हम ने हाथ भी नहीं लगाया, मतलब जहाँ पे हम रह नहीं सकते वो इस तरीके का एरिया है, मतलब वहाँ पे जंगल ही जंगल है या घास के मैदान ही है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द बे ऑफ बंगाल इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड।
जो हमारा बे ऑफ बंगाल, जो हमारे वेस्ट साइड में जो एक हमारा बे ऑफ बंगाल है, जो खाड़ी है, बंगाल की जो खाड़ी है, क्या वो सबसे बड़ी खाड़ी है हमारे विश्व की? पूरे विश्व में अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है वो सबसे बड़ी खाड़ी है। ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये खाड़ी विश्व की सबसे लंबी बड़ी खाड़ी है, जो कि क्या है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द अंटार्कटिक इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। पूछा है जो अंटार्कटिक प्लेस है हमारी पृथ्वी पर, क्या वो सबसे ठंडी जगह है हमारी पृथ्वी की? क्या वहां पे सबसे ज्यादा ठंड है? इज इट करेक्ट और नोट? सबसे ज्यादा ठंड मतलब वहां पे माइनस में टेम्परेचर रहता होगा और बर्फ रहती होगी पूरे साल। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस और नो? यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पृथ्वी पर सबसे जो ठंडा एरिया है, जो सबसे ठंडी प्लेस है, वो कौन सी है? हमारी अंटार्कटिक। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये इतना समझ में आया ना? ये हमने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी और इस पे बताया था कि ये राइट है या रॉन्ग है। हमें बस पता होना चाहिए कुछ इनके बारे में, तभी हम इनको राइट और रॉन्ग कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि आप इनसे भी थोड़ा फेमिलियर हो जाओ और इजीली इनके आंसर आप दे पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ओड वन आउट। अब हमें इस तरीके का क्वेश्चन, देखो आप पहले भी मैथ में भी कर चुके हो, इंग्लिश में भी कर चुके हो, हिंदी में भी कर चुके हो, तो अब मैं एसएसटी में भी लेके आई हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जो ओड है मतलब जो सबसे अलग है उसको आउट कर देना है, उसको अलग कर देना है, उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, जस्ट हमें इनका ग्रुप देखना है कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और जो इस ग्रुप में नहीं होगा उसको क्या कर देना है? बाहर कर देना है। ठीक है, तो देखो पहला है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल। इनमें से हमें बताना है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है। पेट्रोल, वैसे तो सारे ही रिसोर्सेज हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, सारे के सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। लेकिन बात करें तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन लिक्विड फॉर्म में रिसोर्सेज आपके सारे लिक्विड हैं, तरल पदार्थ है। लेकिन कोयला क्या है? एक सॉलिड फॉर्म में, एक सॉलिड रिसोर्स है। तो इसीलिए कोयला क्या हो जाएगा आपका? ऑड वन आउट। मतलब ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। किस कैटेगरी में? लिक्विड और सॉलिड की कैटेगरी में। रिसोर्सेज ये सारे के सारे हैं, यूज ये सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, बट ये सारे के सारे पेट्रोल मतलब या फिर एक ऐसा गाढ़ा पदार्थ की बात करें तो वैसा होगा, लेकिन कोयला क्या है? सॉलिड, सख्त है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सन, मून, स्टार्स, अर्थ, ओशियन। यहाँ पे बात हो रही है सूर्य की, चंद्रमा की, तारों की, पृथ्वी की और सागर, ओशियन की। तो इनमें से आपको अलग कौन सा लग रहा है? देखो हमारे यूनिवर्स का जो हिस्सा है वो है सूर्य, चंद्रमा, स्टार्स, तारे और पृथ्वी। ये हमारे यूनिवर्स के हिस्से हैं। लेकिन जो ओशियन है ये हमारी किस पे पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर। तो ये तो इस कैटेगरी का हुआ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट। ठीक है, मतलब ये चारों इकट्ठे दिखाई एक साथ रहते हैं, बट ये इसके अंदर रहता है, इसलिए ये इनसे क्या हो गया? डिफरेंट, ऑड हो गया, और हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टमाटो। अब इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट होगा। तो देखो, क्या ये सारी की सारी क्या है? वेजिटेबल्स है। क्या ये सारी वेजिटेबल्स हैं? सारी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, एक कैटेगरी तो ये हो गई, कोई भी अलग नहीं हुआ। लेकिन कैरेट, रेडिश और बीटरूट ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं बेटा जो रूट वेजिटेबल्स कहलाती हैं, जो रूट वेजिटेबल्स के नाम से कहलाती हैं, जो कहाँ लगती हैं? जमीन के अंदर, ये बाहर नहीं लगती। लेकिन टमाटो एक ऐसी वेजिटेबल है जो जमीन में ना लग के एक पौधे पे लगती है, एक पेड़ पे लगती है। ये है तो सारी वेजिटेबल्स, लेकिन ये रूट वेजिटेबल्स हैं और ये वेजिटेबल है खाली। ठीक है, तो इसलिए टमाटो क्या हो गया? ऑड वन आउट। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मलेरिया, डेंगू और डायरिया। पूछा है इसमें से सबसे अलग कौन सा होगा, बताइए। तो देखो, मलेरिया और डेंगू ये दो ऐसी डिजीज बीमारी है जो किससे होती है, आपके मॉस्किटो से। किससे होती है, मॉस्किटो से। लेकिन डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी मॉस्किटो से नहीं होती, बल्कि आपके गलत खाने पीने से होती है। तो इसीलिए डायरिया को हम ऑड वन आउट कर देंगे। ये सारे हैं तो डिजीज, क्या है, ये सारी की सारी बीमारियां हैं, लेकिन ये जो दो बीमारी हैं ये मॉस्किटो के काटने से होती है और डायरिया कुछ गलत खाने से होता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। इसीलिए मैं क्लियर करती जा रही हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिजीज है मैम वैसे तो सारे, लेकिन जो मेन जो डिफरेंस है वो इस तरीके से मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेप्स, एप्पल, पोटैटो, मैंगो। देखो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ग्रेप, एप्पल और मैंगो क्या है, आपका फ्रूट्स हैं। ये तीनों क्या हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए। लेकिन पोटैटो क्या है इनमें, एक वेजिटेबल। क्या है, एक वेजिटेबल। तो ये क्या हो गई, ओड वन आउट। मतलब ये सारे फल हैं तीनों के तीनों, और ये क्या है, एक सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पेंसिल, पेन, नोटबुक और स्केच पेन। ये भी आपको देखते ही पता चल जाएगा। पेंसिल लिखने का साधन, पेन लिखने का साधन, स्केच पेन ऑल्सो लिखने का एक साधन, एक इंस्ट्रूमेंट। लेकिन नोटबुक वो चीज है जिसमें लिखा जाता है। तो ये तीनों तो लिखने के हो गए, तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के। लेकिन नोटबुक जिसमें लिखा जाता है, तो ओड वन आउट क्या हो जाएगा आपका, नोटबुक। कौन सा, नोटबुक। ठीक है, आए समझ में यहाँ तक, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन। पूछा है जो रिकेट्स वाली बीमारी है, जो रिकेट्स की बीमारी है, बताओ वो किस विटामिन की कमी से होती है शरीर में। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आपके शरीर में किसकी बीमारी लग जाती है, रिकेट्स की बीमारी लग जाती है। तो बताओ वो कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो ये विटामिन है डी। अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेट्स की बीमारी हमें हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये आने वाले महीनों में आने वाला है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और ये आपकी छुट्टियों में आता है। तो ये कब है, ताकि आप घरों में इजीली रह के इस पर्यावरण दिवस को पेड़ लगाकर, छोटे छोटे पौधे लगाकर आप इस दिन को सेलिब्रेट कर पाओ, जैसे कि आप अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हो। तो ये कौन सा दिन होता है आपका, 5 जून का, 5 जून। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज कॉल्ड अ शिप ऑफ द डेजर्ट। बताओ रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। बहुत सिंपल आंसर है बेटा इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ। और इससे रिलेटेड जो रेगिस्तान के आपके क्वेश्चन आते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, वो भी मैं इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कि जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा डेजर्ट, और जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है आपका थार डेजर्ट। तो हमारे इन डेजर्ट्स के शिप को, जहाज को क्या बोला जाता है, कौन है हमारे इन डेजर्ट के जहाज, वो है हमारे कैमल। कौन है, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रोनाल्ड रॉस वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। जो रोनाल्ड रॉस हैं उनको नोबेल प्राइज दिया गया था किस चीज के लिए, किस में उपलब्धि हासिल करने के लिए, किस फील्ड में उन्होंने ऐसा काम किया था कि उनको नोबेल प्राइज, जो विश्व का सबसे अच्छा प्राइज, मतलब अच्छा तो नहीं कहेंगे, मतलब एक महत्वपूर्ण प्राइज माना जाता है किसी भी इंसान के लिए। जब कोई भी इतनी रिसर्च करता है, प्लानिंग करता है, तो वो
प्राइज इनको मिला था, तो वो कौन थी, वो किस फील्ड में इनको मिला था? वो था आपका मेडिकल साइंस में। किसमें? मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। द माउंट एवरेस्ट कॉल्ड डैश इन द लैंग्वेज स्पोकन इन नेपाल। जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका एक अलग नाम है, उसको एक अलग लैंग्वेज में नेपाल में क्या बोला जाता है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। मतलब जैसे आपको हिंट के लिए बताऊं कि जैसे आपका घर पे कोई और नाम होता है जिस प्यार से जो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी आपको बुला देते हैं, या स्कूल में आपका जो डिफरेंट नेम होता है, जो टीचर जिस नाम से आपको बुलाती हैं, तो इसी तरीके से माउंट एवरेस्ट का जो नेपाल में बोले जाने वाला नाम है, वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि वो नाम क्या है, बताइए। तो वो नाम क्या है? सागर मथा। सागर मथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। कि अगर हम वहां पे माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो हमें क्या नाम लेना पड़ेगा? सागर मथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अ डैश इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर फॉर लिसनिंग टू द बीटिंग ऑफ द हार्ट। एक डॉक्टर के द्वारा यूज किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिसको वो यूज करता है हार्ट बीट सुनने के लिए? तो डॉक्टर्स के गले में आप इसको रेगुलर में देखते हो, जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो आपको ये डॉक्टर के नेक में दिखाई देता है हैंग करता हुआ। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप। ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमारे डॉक्टर्स हमारी हार्ट बीट को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। अ स्मॉल हाउस बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो इज कॉल्ड एन। पूछा है एक छोटा घर जो कि किससे बनाया जाता है? स्नो के बड़े बड़े पत्थरों से बनाया जाता है, ब्लॉक से बनाया जाता है। वो हार्ड स्नो, जो कठोर जो आपकी बर्फ होती है, उससे बनाया जाता है। उस घर को क्या बोला जाता है? उस घर का नाम क्या है वो बताइए। इसको हाउस ऑफ स्नो भी बोला जाता है। तो ये कौन सा घर होता है आपका? इग्लू। कौन सा? इग्लू। इग्लू एक ऐसा घर होता है जो बर्फ से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द मून doesn't appear as a whole disk on a dash night। जो हमारा चंद्रमा है वो पूरा नहीं दिखाई देता किस रात को? किस रात को वो पूरा डिस्क, मतलब डिस्क देखी होगी ना आपने, जो सीडी वगैरह होती है उस तरीके से एक डिस्क भी आती है जिनमें मूवीज वगैरह या गाने वगैरह आप प्ले करते हो, तो उसकी तरह मून चंद्रमा पूरा नहीं दिखाई देता, उस राउंड शेप में नहीं दिखाई देता। वो किस रात की बात कर रहे हैं? वो कौन सी रात कहलाती है जिस रात को चंद्रमा उस तरीके से दिखाई नहीं देता? तो वो कौन सी रात होती है? वो होती है डार्क नाइट, या आप बात करो तो उसको अमावस्या की रात, ठीक है। उस दिन हमारा चांद पूरा दिखाई नहीं देता है, तो डार्क नाइट, ठीक है बेटा। आया यहां तक समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सन सेट्स इन द डैश। बताइए सूर्य अस्त किस डायरेक्शन में होता है? तो सूर्य जो अस्त होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? वो होता है आपका वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पे? पश्चिम दिशा में आपका सूर्य अस्त होता है। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। और हमारा जो सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है बेटा, आपको पता हो? वो होता है हमारे पूर्व में, हमारे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय माना जाता है, ठीक है। इंडिया की बात कर रही हूं मैं। अगर पूरे विश्व की बात करूंगी तो जापान है जहां पे सूर्य उदय होता है सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देयर आर डैश बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी मानव शरीर में कितनी टोटल हड्डियां होती हैं वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो बताओ कितनी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में टोटल?
हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं टोटल 206। 206 बोन्स हमारे मानव शरीर में, हमारे शरीर में होती हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सनफ्लावर्स ब्लूम एट डैश। पूछा है कि जो सूरजमुखी का जो फूल होता है, जो ये फ्लावर होता है, ये कब ब्लूम करता है, कब खिलता है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो बताओ कब खिलता है। अभी आपको कब बताना है? आपके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे इसका आंसर। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, और जो भी बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लूंगी। ठीक है, तो शॉर्ट आउट करेंगे उसके लिए। तो जल्दी से जाके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से कि क्या आंसर होगा। चलो, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ बेटा। वैसे तो मैंने कहा था कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रख रही हूँ, क्योंकि कल सैटरडे है और ये सैटरडे को आपको ये वीडियो मिलेगी और आपका संडे में वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए उसमें हम रिवीजन के लिए वीडियोस रखेंगे। इसीलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ, 1 ही घंटे की मैं इसको रख रही हूँ, ताकि आप इजीली इसके लिए टाइम निकाल के इसको कंप्लीट कर पाओ। तो जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे मैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें उसको ऐड ऑन कर दूंगी, तो चिंता मत करना, वो क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है वो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो आज की वीडियो है वो यहीं पे एंड हो रही है, मैं यहीं पे इसको फिनिश कर रही हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट जो मैथ्स के क्वेश्चन रह गए हैं वो किसी और वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो को एक तो पूरा देखना, एंड तक देखना, और कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक कर देना। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो न्यू व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक दे देना, और वीडियो को एंड तक देखना। ये होमवर्क का जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे सबका चाहिए, कमेंट में मुझे इसका आंसर भर भर के देना है आपको सब बच्चों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।